हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पोल करवाया था कुछ दिनों पहले कि मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर स्टार्ट करने वाली हूँ 30 साल के, कैसे करूँ, टॉपिक वाइज करूँ या ईयर वाइज करूँ। तो मोस्टली जो स्टूडेंट है 80% स्टूडेंट ने बोला था मैम टॉपिक वाइज करवाइए, तो मैंने ये टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास, कला और संस्कृति। और जो भारत का इतिहास, कला, संस्कृति है, इससे कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे और इसमें आपके पूरे 30 साल के पेपर कवर हो जाएंगे। फिर हम भूगोल लेंगे, फिर पॉलिटी लेंगे, इसी प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार से पेपर आता है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। देखो, सबसे पहले आपको इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसके आंसर दिए रहते हैं, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो टाइम्स समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, लंदन से। तो 1857 में ये प्रकाशित होता था। उस समय इसके संवाददाता कौन थे, मतलब ये टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। किसने बोला था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ये लंदन में प्रकाशित होने वाले टाइम्स के संवाददाता थे जिन्होंने ये बोला है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, एक तो है W.H. रसेल, दूसरा है रॉबर्ट पील, तीसरा है ग्लैडस्टोन और चौथा है पामस्टन। तो किसने बोला है ये बात, तो ये बोला है रसेल ने। किसने बोला है, W.H. रसेल ने बोला है कि उत्तरी भारत में गोरे की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसने बोला है, रसेल ने। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। विलियम हावर्ड रसेल को द टाइम्स द्वारा 1857 से 1859 के स्वतंत्रता संघर्ष को कवर करने के लिए भारत भेजा गया था। द टाइम्स द्वारा, जो अखबार के ये संवाददाता थे और इनको भारत के बारे में खबर करने के लिए अपन लोग मतलब कहीं कहीं पत्रकार जो न्यूज़ कवर करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे ही लंदन से भारत में इनको भेज दिया था रसेल को। नाम याद रखिएगा, हॉवर्ड रसेल को। माई डायरी इन इंडिया 1957 से 1959 में 1857 से 59 में रसेल ने ब्रिटिश धम्म के साथ साथ भारतीयों के साथ व्यवहार की आलोचना की थी। मतलब ब्रिटिशर्स के साथ हम भारतीय उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इनने लिखा था। इसके साथ उन्होंने उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, इन्होंने ये भी लिखा था। तो आपको ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता था, लंदन से प्रकाशित होता था। और इसके संवाददाता कौन थे, रसेल थे। रसेल W.H. रसेल थे, इनका नाम W.H. रसेल था। इन्होंने ही लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने बोला कि जो भारत की ग्राम व्यवस्था है वो छोटे छोटे गणतंत्र है। मतलब भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र से मिलकर बनी हुई है, ये किसने कहा था। चार्ल्स मैटकॉफ, वर्क मिल या कनिंगम। तो ये कहा था चार्ल्स मैटकॉफ ने। चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। किसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन हर बार पीएससी में 2 क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। तो इस प्रकार और हमेशा है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो हमने सुने ही नहीं हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर से आपको ये सार मिल जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, ये किसने बोला था, ये चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला था। किसने बोला था, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, ये किसने बोला था, ये चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला था। किसने, चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सर चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय गांव को एक अखंड, परमाणुवादी और अपरिवर्तनीय इकाई माना। किसने, मैटकॉफ ने। ये नाम याद करिएगा। मैटकॉफ ने भारतीय गांव को एक अखंड, परमाणुवादी और अपरिवर्तनीय इकाई माना। मैटकॉफ के अनुसार जो ग्राम समुदाय हैं छोटे गणराज्य हैं जिनके पास लगभग वह सब कुछ है जो वे अपने भीतर चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंध से स्वतंत्र हैं। क्या बोला, इनके पास लगभग वो सब कुछ है जो वे अपने भीतर चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंध से स्वतंत्र हैं। तो मैटकॉफ ने गांव को एक अखंड,
परमाणुवादी और अपरिवर्तनीय इकाई माना। मैटकॉफ के अनुसार जो गांव समुदाय होते हैं वो छोटे गणराज्य होते हैं, इनके पास वो सब कुछ होता है जो वो चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंध से स्वतंत्र है। ये किसने कहा था? मैटकॉफ ने। ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखना है। सॉरी, हाँ 3 इसलिए बताए हैं क्योंकि मैंने ये भी बताया टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता है ना। और भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र किसने बोला? चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला। और उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता, किसने बोला है? WH रसेल ने बोला है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये मेरी MPPSC प्रीलिम्स की रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने लिए गए हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको बनाया गया है और सभी संभावित प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। मतलब हर जो जैसे कि 50 टेस्ट है तो हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। यूनिट वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि यूनिट 1 में इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, तो कला संस्कृति से संबंधित जो अलग अलग टॉपिक है उनसे ही 5 से 6 टेस्ट लिए गए हैं। फिर इतिहास के मध्य प्रदेश, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक अलग अलग लिया गया है। ऐसे ही इतिहास का भी यही 3 पार्ट अलग अलग लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न लिए गए, साथ में करंट अफेयर्स भी इसमें कवर किया गया है। ये 50 टेस्ट है यूनिट वाइज। आप अगर इसको हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं ये पूरे 50 टेस्ट को, तो घर बैठकर आपको पूरे 50 टेस्ट को एक बाइंडिंग करके घर भी भिजवाया जाएगा, जहां आप घर बैठ के इसको लगा सकते हैं। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 999 की है और हार्ड कॉपी 1999 की है, जिसमें कोरियर चार्ज अलग रहता है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी लेते हैं, ये 12 बुकलेट प्रीलिम्स की नोट्स की है, हैंड रिटन ये नोट्स हैं, 12 बुकलेट है ये टोटल। और अगर ये इनको पढ़ के आप अगर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आप बहुत हद तक आपका जो है पूरी तैयारी हो जाएगी। साथ में आपको इनको हम ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, ये उन्हीं को मिलता है जो नोट्स लेते हैं, उसमें भी हम आपकी तैयारी कराते हैं। साथ में मेरी सभी वीडियोस की PDF भी इन ग्रुप में दी जाती है। तो अगर आप ये प्रीलिम्स के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या मेंस के हस्तलिखित नोट्स भी लेना चाहते हैं, मेंस प्लस प्री लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी वंशों की समाप्ति कब की गई? मतलब जो शासकों के, जो रियासतों के शासक थे उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों की समाप्ति कब की दी गई थी? रियासतों के शासक जो थे उनको एक अलग प्रकार के अधिकार थे, तो स्पेशली वो शासक थे तो उनको अधिकार दिए जाते थे, लेकिन एक समय बाद इनके जो शासक थे उनकी समाप्ति कर दी गई थी, उनके अधिकार थे उनकी समाप्ति कर दी गई थी। कब की गई थी? 1950, 1949, 1962, 1971। तो 1971 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1971 में रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारी और प्रिवी वंशों की समाप्ति की गई थी। जो उनको विशेष अधिकार दिए गए थे उनकी समाप्ति कब कर दी गई थी? 1971 में। ये डेट याद रखिएगा। आपको दिमाग में ये बिठाना है, भारतीय रियासतों के शासकों को जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनकी समाप्ति कब की गई थी? 1971 में की गई थी। याद रखिएगा कब? 1971 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिवी पर्स तत्कालीन रियासतों के रियासतदारों को उनके राज्यों का भारतीय संघ में विलय करने के बदले में समझौतों के तौर पर किया जाने वाला भुगतान था। जो प्रिवी पर्स था मतलब उनके अधिकार, उनको उनकी रियासतों के जो रियासतदार थे, अब हमने भारत संघ में मिला लिया तो इसके लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, तो उनके तहत उनको कुछ भुगतान दिया जाता था। उस भुगतान की समाप्ति कब कर दी गई थी? उस भुगतान की समाप्ति 1971 में कर दी गई थी। 1971 तक रियासतदारों को प्रिवी पर्स का भुगतान जारी रहा, मतलब 1971 तक उनको कुछ भुगतान दिया जाता था, लेकिन 1971 में 26वें संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने उनके सभी विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त कर दिए गए। कब किए? ये 1971 में किए। किस संशोधन के तहत किए? 26वें संशोधन के तहत किए। तो आपको याद रखना है 1971। और किस में किए गए? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब करी गई? 1971 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीता। अवंती महाजनपद हमारा मतलब उज्जैन को ही अवंती महाजनपद बोला जाता था। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ये ध्यान रखना है, किसने जीता था? अशोक ने जीता था। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्धघोष की समंत प्रसादिका में मिलता है। किस में मिलता है? बुद्धघोष की समंत प्रसादिका में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट तो है ही, जब पीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर में आया है। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बुद्धघोष की समंत प्रसादिका में। किस में मिलता है? बुद्धघोष की समंत प्रसादिका में इसका उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्धघोष की समंत प्रसादिका में मिलता है। बुद्धघोष पाली साहित्य के एक महान भारतीय बौद्धाचार्य और विद्वान थे। अब आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, जो बुद्धघोष थे वो किस साहित्य के थे? तो किस साहित्य के विद्वान थे? तो पाली साहित्य के थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से समंत प्रसादिका में यह उल्लेख। समंत प्रसादिका आपको याद रखना है कि समंत प्रसादिका किसकी है? बुद्धघोष की है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको बिल्कुल ही पूछे जाने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। कौन सी थी? अरोड़ थी। 6वीं और 7वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। क्या थी? सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी 6वीं और 7वीं शताब्दी में। 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़ थी। तो अरोड़ या अलोर या अरोड़ कोट रोहरी सिंध आधुनिक पाकिस्तान शहर का एक मध्ययुगीन नाम है। और चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में अरोड़ जो है वो सिंधु देश की राजधानी हुआ करता था। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है, जिसका लेखक अली अहमद है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि चचनामा किसके इतिहास से संबंधित है? चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित है। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। चचनामा किसके इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है? चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अरोड़ किसकी राजधानी थी 6वीं 7वीं शताब्दी में? सिंधु देश की। किसने वर्णन मिला है? चचनामा में मिला है। चचनामा किससे संबंधित है? सिंध के इतिहास से। और चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक है अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? अगर आपने प्रीवियस एमपीपीएससी देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, वो याद नहीं आ रहा है अभी, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? मासिर ए आलमगिरी सबसे पहले एक याद रखिएगा मुगल कालीन रचना है। और मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां की रचना है। किसकी है? साकी मुस्तैद खां की रचना है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां की रचना है। किसकी? साकी मुस्तैद खां की रचना है। तो उसका पढ़ लेते हैं। इस ग्रंथ का जो लेखक है किसका? मासिर ए आलमगिरी का। मासिर ए आलमगिरी का लेखक है साकी मुस्तैद खां। आलमगिरी और साकी रिलेट करके याद कीजिएगा। यह मुगल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्ला खां का मुंशी था। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन का इतिहास है। इस ग्रंथ की रचना किसी के आदेश से नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा से की गई थी। 1710 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हो गई थी। कब हुई थी? 1710 में। कौन सा मुगल कालीन ग्रंथ? मासिर ए आलमगिरी किसकी है? साकी मुस्तैद खां की। साकी मुस्तैद खां की है मासिर ए आलमगिरी। औरंगजेब के शासन का इसमें वर्णन है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न।
प्रश्न आगे के इसी प्रकार के जो हमारे भारतीय इतिहास संस्कृति का जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक दी गई है, उस पर जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।